बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, पाकिस्तान को अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में शिरकत की दावत ने खित्ते में पाकिस्तान के उभरते हुए किरदार को मजीद नुमाया किया है। यह दावत एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब गुज़श्ता एक माह से जारी कशीदगी के बाद वाशिंगटन और तेहरान मुज़ाकरात पर तैयार हो चुके हैं। पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारिजा ने तस्दीक की है कि उसे इन मुज़ाकरात में शिरकत की बाज़ाब्ता दावत मौसूल हुई है, जो रवां हफ्ते के इख्तिताम पर मुतवक्के हैं, और इस्लामाबाद ने इस दावत को कबूल कर लिया है। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई के मुताबिक ये बातचीत आइंदा चंद दिनों में होगी, जबकि मकाम के तयन पर मुशावरत जारी है। ईरान ने ओमान में मुज़ाकरात की ख्वाहिश जाहिर की थी, जिसे ट्रंप इंतजामिया ने मंजूर कर लिया, लेकिन दीगर मुस्लिम अरब ममालिक की मुमकिना शमूलियत पर भी बात हो रही है। अगरचे अमरीका की जानिब से ताहाल ये वाज़ेह नहीं किया गया कि मुज़ाकरात में उसकी नुमाइंदगी कौन करेगा, लेकिन यह तवक्को की जा रही है कि मशरिक़ वस्ता के लिए सदर ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ समेत आला हुकाम इस अमल का हिस्सा होंगे। दूसरी तरफ ईरानी सदर मसूद पेशकियान ने वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची को खित्ते के दोस्त ममालिक की दरख्वास्त पर अमरीका से बातचीत की इजाज़त दे दी है। अब्बास इराक़ची खुद इस उम्मीद का इजहार कर चुके हैं कि एक मुआहिदा मुमकिन है, बशर्त यह कि माहौल गैर हकीकी तवक्कुआत और खतरात से पाक हो। अगरचे दोनों फरीकों ने बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकरात का एजेंडा जाहिर नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इन मुज़ाकरात का बुनियादी मकसद अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी में कमी लाना है। इस पूरे मंजरनामे में पाकिस्तान की शमूलियत महज रस्मी तसव्वुर नहीं की जा रही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब, कतर, मिस्र, ओमान और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत दीगर ममालिक को भी दावत दी गई, लेकिन सरकारी तौर पर तस्दीक सिर्फ पाकिस्तान की जानिब से की गई है। दफ्तर ख़ारिजा के तर्जुमान ताहिर इंदराबी के मुताबिक ताहाल ये फैसला नहीं हुआ कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी कौन करेगा, लेकिन नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की शिरकत का इम्कान मौजूद है। इस पूरे मंजरनामे में पाकिस्तान की शमूलियत इसलिए भी हैरान कुन नहीं कि गुज़श्ता बरस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरा अमरीका के दौरान सदर ट्रंप से उन्हीं मुलाकात में ईरान के मामले पर भी बातचीत हुई थी, और तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान की शिरकत एक मस्बत पेशरफ्त है, चाहे उसे सालिस का किरदार दिया जाए या मुबस्सर का। पाकिस्तान और ईरान की मुश्तरका सरहद है, और ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी का बराह रास्त असर पाकिस्तान की सलामती और दाखिली इस्तेहकाम पर पड़ सकता है। पाकिस्तान की कोशिश यही दिखाई देती है कि किसी ऐसे मुआहिदे की राह हमवार हो जिससे फौजी तसादुम का खतरा टल जाए। ईरान और अमरीका समेत इलाकाई शराकतदारों के साथ बैकडोर डिप्लोमेसी इसी कोशिश का हिस्सा है। पाकिस्तान को इन मुज़ाकरात में मदऊ किया जाना इस बात की निशानदही भी करता है कि ट्रंप इंतजामिया खित्ते में अपनी हिकमत अमली पर नजरसानी कर रही है और इस्लामाबाद को इस अमल में एक अहम फरीक के तौर पर देख रही है। ईरान से होने वाले मुमकिन मुज़ाकरात के अमल के ऊपर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्ज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनरल साहब, पाकिस्तान जो है उसको अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में जो शामिल किया गया है, इसको आप क्या महज सिफारती शमूलियत समझते हैं या फिर खित्ते में पाकिस्तान के किरदार की हकीकी तौसी की अलामत समझते हैं? जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच यासिर फॉर हैविंग मी। आई थिंक पाकिस्तान का बाकी इस्लामिक कंट्रीज और खासतौर पे अरब मिडिल ईस्ट के जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें पाकिस्तान को शामिल किए जाना, इट इज अ वेरी मीनिंगफुल जी। जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी होती है और खासतौर पे दिस इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल एक कहते हैं कि ताल्लुकात है ईरान के और अमेरिका के, और ये पूरे मिडिल ईस्ट क्या पूरे खित्ते की शक्ल बदल सकते हैं जी। तो उस पे मीनिंगफुल तौर पे आपको शामिल किया गया। एंड सेकेंडली, पाकिस्तान का अपना इंटरेस्ट है जी इस पे एज फार एज ईरानियन कॉन्टेक्स्ट इज कंसर्न। तो आई थिंक ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी सफारती कामयाबी भी है, उसके मीनिंगफुल होने की एक मिसाल भी है, और आई थिंक इट इज गुड फॉर पाकिस्तान आल्सो, क्योंकि ईरान अमेरिका का जो कॉन्फ्लिक्ट है इट हैज एन इम्पैक्ट, और इसका पाकिस्तान के ऊपर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है अगर खुदा ना खास्ता चीजें सही डायरेक्शन में ना गई तो। अच्छा जनरल साहब, ऐसे वक्त में जब अमेरिका और ईरान खुद कशीदगी को कम करने पर आमादा है, लेकिन दोनों अतराफ जो है वो फेस सेविंग चाहते हैं। एक तरफ ईरान ये बावर करवाना चाहता है कि हमने दबाव में आकर मुज़ाकरात नहीं किए, दूसरी तरफ अमेरिका ये साबित करना चाहता है कि देखें जी हम इनको उस टेबल तक ले आए हैं जो ये बात मानने को तैयार नहीं थे। तो पाकिस्तान की इस मुज़ाकराती अमल में मौजूदगी जो है ये किस हद तक फैसला कुन किरदार अदा कर सकती है? देखिए, एक चीज तो याद रखिएगा यासिर, फंडामेंटल चीज तो दोनों के बायलैटरल जो अप्रोच है एंड कितनी विलिंगनेस है टू रिजॉल्व द इश्यूज। अभी आपने देख लिया पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान के साथ डायलॉग किया उसमें कतर भी था, तुर्किया भी था, सऊदी अरेबिया भी शामिल हुआ, लेकिन दोनों पार्टीज के अपने अपने जो इश्यूज रहे वो अपनी जगह पे वहीं पे मौजूद रहे, तो वो रिजॉल्व नहीं हो सका, वो आगे नहीं बढ़ सकी। यहां पे भी ईरान और अमेरिका आर द मेजर प्लेयर्स, बाकी फैसिलिटेटर्स हैं।
फैसिलिटेट कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर। आई मीन ये नहीं कह सकते कि पोजीशंस या रेड लाइंस नहीं खींच सकते। सही। दे कैन मीडिएट, दे कैन फैसिलिटेट, एक फैसिलिटेटर से ज्यादा नहीं हो सकते। बट अगेन प्रेसिडेंट ट्रंप की जो इस तरह की पर्सनैलिटी है वो खित्ते को समझते हैं। पहले भी आपको याद होगा जब ईरान का इशू चल रहा था तो उन्होंने फील्ड मार्शल से मशवरा किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी मिले, बातचीत हो रही थी और कुछ ना कुछ वो इनपुट जरूर लेते हैं। ऑफ कोर्स पाकिस्तान अपनी इनपुट देगा, पाकिस्तान दोनों को कायल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि पाकिस्तान न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरा जो मिडिल ईस्ट का रीजन है, इसके लिए अगर यहाँ पे जंग होती है, कोई काइनेटिक एप्लीकेशन होती है, तो इट इज अ वेरी वेरी डेंजरस अलार्मिंग सिचुएशन। फिर किसको मालूम जी, जंग तो हो सकता है अमेरिका या इजराइल अपना शुरू कर ले ताकत की वजह से, फिर एंड कौन करेगा दैट इज येट टू बी सीन। क्योंकि इरानियन कॉन्टेक्स्ट इज वेरी डिफरेंट, ये कोई वेनेजुएला नहीं है या कोई आप जिस तरीके से सीरिया में या जब रिड्यूस होकर चीजें या लेबनान में हो रही हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंट माहौल है वहां पे। लेकिन ईरान का कॉन्टेक्स्ट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। और मेरे पास भी जो इतलात है, जो हम पल्स ले रहे हैं, जो लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो उससे लगता है कि ईरानियन पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप जो है वो ये तैयार तो कर चुकी है कि अगर खुदा न खास्ता इफ दे हैव टू गो डाउन, दे विल गो डाउन फाइटिंग, फिर उसकी रिपरकशंस है। अच्छा सर, मैं इस मौजू पे मजीद बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक अहम जो नुक्ता है वो ये है कि ईरान ये तो चाहता है कि जौहरी मुआहिदा फिर से हो जाए, लेकिन यकतरफा तौर के ऊपर अमेरिका का पहले उससे निकल जाना, और फिर अब वो सालिस भी चाहता है बीच में, और वो ऐसे लोग भी चाहता है जो सिग्नेटरी हों और जो ये बावर करवा सकें कि अमेरिका इसके ऊपर स्टिल रहेगा। वो IAEA का मामला हो, JCPOA का मामला हो, उसके अंदर अमेरिका को बावर करवा के रखना या अमेरिका को स्ट्रिक्ट रखना, इसके लिए किरदार किसका अहम हो सकता है, या किसकी सिफारिश मानी जा सकती है, या किसकी आवाज के ऊपर ईरान लब्बैक कह सकता है? यहां से देखिए रियलिस्टिकली अभी देखे विद प्रेसिडेंट ट्रंप इन द ऑफिस, उस वक्त तो देखे ना, पहले भी मुआहिदा अमेरिका ने किया था जी, यूएस का मुआहिदा था, उसमें से प्रेसिडेंट ट्रंप निकल गए, तो इसका मतलब है अमेरिका निकल गया। प्रेसिडेंट ट्रंप अपना पर्सनल वेट भी और एक्सेप्शनलिज्म जो अमेरिका को दोनों को रखना चाहते हैं, वो अपनी पर्सनैलिटी को कई दफा अमेरिकन जो पॉलिसी है उससे ऊपर ले जाते हैं, या कम से कम शो ये करते हैं कि इट इज माई पर्सनल पॉलिसी या मेरा अपना पर्सनल एक रोल है। तो उस वक्त तो प्रेडिक्ट करना, आई विल कीप माई फिंगर्स क्रॉस कि वो मुआहिदे के साथ रिस्ट्रिक्ट बस रहेगा। पहले तो इंपॉर्टेंट चीज है कि मुआहिदा होता किस तरह का है, क्योंकि ब्रॉडर मुआहिदे की तरफ देख रहा है अमेरिका। इट इज बियॉन्ड न्यूक्लियर, वो मिसाइल्स की भी बात कर रहा है। अब ईरान जो है वो सिर्फ न्यूक्लियर तक रहना चाहता है, फिर न्यूक्लियर में से मुकम्मल उसको सरेंडर करना चाहता है, उसका सिविल यूज भी या नहीं करना चाहता। आई डोंट थिंक सो कि वो उस पर भी एग्री करेगा। तो these are going to be very very tough negotiations, but nobody can guarantee United States। और जिस तरीके से ये डिसऑर्डर चल रहा है जी पोस्ट वर्ल्ड वॉर, और अभी जो सिचुएशन चल रही है इस वक्त, तो किसी मुल्क को प्रिडिक्ट करना भी, देखे ना सीज फायर हुआ लेबनान इजराइल के अंदर, वायलेशंस हो रही हैं, गाजा का आप सीज फायर देख रहे हैं, वायलेशंस हो रही हैं। तो ये कह देना कि सिग्नेचर्स हो जाएंगे सारा कुछ, यस, एक प्रेशर जरूर बिल्ट हो जाएगा अमेरिका के ऊपर, अगर खुदा ना खासा ऐसी चीजें वो वायलेट करता है या ईरान वायलेट करता है, तो फिर एक प्रेशर जरूर बिल्ट होता है। और आई थिंक ये जो कंट्रीज है ये कोशिश पूरी करेंगी कि एक विन विन सिचुएशन हो जाए दोनों के लिए, और जो रीजन की स्टेबिलिटी की तरफ चला जाए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट थिंग, और वो हमारी भी ख्वाहिश होनी चाहिए। अच्छा सर, एक चीज और है कि अभी दोनों जानिब से निकात तो मंजर आम पे, दोनों का एजेंडा क्या है, लेकिन जो चहमगोइयाँ चल रही हैं बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर, जो बातें चल रही हैं कि पहली बात यह है कि जौहरी जो उनके पास एसेट्स हैं उनका खात्मा हो, यानी यूरेनियम की अफजूदगी की हद जो है या तो उसको कम किया जाए, 60% वो 40 पे लाई जाए, 40 या 20 पे लाई जाए, ये लेस देन 20 हो। अब उसके ऊपर तो ईरान आमादा हो सकता है। फिर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है, जो इजराइल की ख्वाहिश है कि ये इनका कम होना चाहिए, महदूद होना चाहिए, पैदावार कम होनी चाहिए। फिर खत्ते के अंदर उनकी जो प्रॉक्सीज है उसके खात्मे की बातें हो रही हैं। अब ईरान उनका खात्मा किस तरीके से कर सकता है, वो खुद स्टैंड हो चुकी हैं। आप भी जानते हैं लेबनान के अंदर क्या सूरत हाल है, अंसारुल्लाह की सूरत हाल क्या है, या फिर दीगर जो उनकी प्रॉक्सीज है उनकी सूरत हाल क्या है। अब उसके ऊपर विन विन सिचुएशन किस तरीके से निकल सकती है? देखिए यासिर, जो जहां तक प्रॉक्सीज का ताल्लुक है तो वो तो काफी हद तक उनकी कैपेबिलिटी जो है वो रिड्यूस कर दी गई हुई है। फिर आपने देखा कि मिडिल ईस्ट में जहां जहां पर भी इनकी प्रॉक्सीज की लीडरशिप थी उसको दे हैव बीन टेकन आउट, रीच में है, पहुंच रहे हैं, इंटेलिजेंस भी है। तो आई थिंक उनका तो खतरा थोड़ा सा कम है। ऑफ कोर्स हमास अभी तक वहां पे है, उसकी डिसआर्मामेंट, उसको फिर आप जोड़िएगा डिसआर्मामेंट को इस ईरानियन सिचुएशन के साथ, और प्रोबेबली
जो गाजा का पीस चल रहा है या गाजा में जो चीजें चल रही है उसका भी एक इनडायरेक्टली लिंकेज जरूर इस्टेब्लिश होता है ईरान के साथ। इसलिए तो ईरान को आपको याद होगा 12 डेज वॉर में इसको रिड्यूस किया गया, इसकी कैपेसिटीज कैपेबिलिटीज को। जहां तक न्यूक्लियर का ताल्लुक है, देखें न्यूक्लियर वो यूरेनियम उस हद तक तो पहुंची नहीं थी कि जिस हद तक वो इजराइल के लिए या रीजन में किसी और कंट्री के लिए कोई खतरा हो जाती। यस, इंटेंशंस की बात है। अभी भी अमेरिका जो कसस बुलाए या रीजन कहेगा इसको बिल्कुल ही खत्म करने के लिए, वो यही कहेगा कि ये किसी वक्त दोबारा शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसी तरह की चीजें हम पास में इस रीजन में देखते भी रहे हैं जो फिर साबित गलत हुई, जैसे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो जिस तरीके से जो डिसरेड अभी आज इराक है वो भी अमेरिकन एप्लीकेशन के बाद ही ऐसा हुआ है। तो ईरान के कॉन्टेक्स्ट में मिसाइल जो है वो मेन प्रोग्राम है। बट आई डोंट थिंक सो कि दिस आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल दोनों जो लीडरशिप्स है ईरान की वो कभी भी ज्यादा कंप्रोमाइज करेंगे। रेंजेस पे मे भी कोई बात हो सकती है, लेकिन टोटल सरेंडरिंग आई एम नॉट फोरसीइंग दैट। मुकम्मल तौर पे सरेंडर करना ये मुमकिनात में से दिखाई नहीं देता। हाँ, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन तो हो सकती है, लेकिन जनरल साहब आप क्या समझते हैं कि खित्ते के जो दीगर ममालिक हैं उनके जो कंसर्न्स थे, अगर हम सऊदी अरेबिया को देख लें, यूएई को देख लें या उन ममालिक को देख लें जिन्होंने अपनी फ़ज़ाई ज़मीनी बहरी हदूद इस्तेमाल करने से मना किया था और ये कहा था कि हम इसके अंदर शामिल नहीं होंगे, क्या वो अपने आप को गैर जानिबदार साबित करने में कामयाब रहे या बैकडोर डिप्लोमेसी ही उनकी रही है जिसका नतीजा ये मुज़ाकरात निकले? जी देखिए, इट्स अ चेंज इन एनवायरनमेंट यासिर। हमें भी याद है, आपको भी याद है कि मिडिल ईस्ट की जो अपनी इंट्रा अरब कंट्रीज कंटेस्टेशन थी वो कितने अरूज पे थी जी, और बहुत ज्यादा चीजें जो थी वो गलत भी साबित हो रही थी। फिर देयर आर कंट्रीज इन द अरब वर्ल्ड जो अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा है वो किसी और एंगल से चीजों को देखती है, सऊदी अरेबिया वगैरह किसी और एंगल से चीजों को देखते हैं। बट आई थिंक किसी ने भी इंकरेज नहीं किया अमेरिका को या इजराइल को कि उनकी सरजमीन या उनकी एयर स्पेस इस्तेमाल हो। यस, पास्ट में ब्रीचेस हुई हैं, तो आई थिंक दे हैव आल्सो गॉट एडजस्टेड टू द न्यू रियलिटीज। और ईरान ने भी कुछ सबक सीखे हैं, ईरान ने भी कुछ कंक्लूजन्स निकाले विच आर ऑफ कोर्स दीज आर वेरी पॉजिटिव आउटकम्स हैं इसके। इसीलिए तो वो अभी ये चीजें आगे बढ़ रही हैं और विलिंगली मिडिल ईस्ट में, क्योंकि मिडिल ईस्ट का जो पीस एंड स्टेबिलिटी है इसने बाकी ममालिक के लिए भी खतरे की घंटी जो है ना वो बजा दी है। जो ईरान ने पिछली एप्लीकेशन की कतर के बीच में और फिर किसी ने उसको रोक नहीं सके। अमेरिकन जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो जुड़ा हुआ है सऊदी अरेबिया के साथ या कतर के साथ या इन ममालिक के साथ, वो जरा थोड़ा सा अंडर स्ट्रेस एंड अंडर क्वेश्चन गया। दैट्स व्हाई हमने देखा कि देयर आर अरब कंट्रीज जो अपनी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए दूसरे मुल्कों की तरफ भी देख रही हैं। तो आई थिंक एक रीसेट हो रहा है उसके बीच में। ये इंट्रा जो अरब स्टेट रिलेशनशिप है ये काफी इंप्रूव हुई है। तो अभी ये वो चीजें हैं जो ट्रस्ट तो तभी बिल्ट होगा कि कंक्रीट जो 2, 4, 5 एक्शन जो इसकी स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएंगे वो जब तक ऑन ग्राउंड नहीं होंगे तो मुकम्मल कॉन्फिडेंस कभी भी बहाल नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये अपॉर्चुनिटी लूज कर दी तो अरब ममालिक भी बहुत पछताएंगे। उनके लिए भी आई थिंक दिस इज अ वेरी क्रिटिकल मोमेंट फॉर ईच अरब कंट्री जो उस रीजन में है, और खासतौर पे ईरानियन नेबरहुड में या ईरान की जो वहां पे कंटेस्टेशन या पास्ट में जो नॉन स्टेट एक्टर्स कह लें या उनकी जो सपोर्ट भी चलती रही। तो ये ओवरऑल सबके लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपरेंटली तो ये लगता है कि ये ईरान और अमेरिका का मसला है, दिस इज अ कंप्लीट रीजन इसके बीच में जो फिर रीशेप करेगा। अगर खुदा न खास्ता यहाँ पे जंग हुई तो देन वी आर गोइंग टू हैव अ न्यू रीजन इन डिफरेंट। इसलिए इसके अंदर स्टेक तमाम अरब कंट्रीज के हैं, तो ये रीशेप हो सकती है अगर ये सूरत हाल बिगड़ती है। तो इसलिए वो जो इंटरेस्ट उनके बीच में शो हो रहे हैं उसी को लेके अगर आगे बढ़ा जाए तो इसका कोई पॉजिटिव आउटकम निकाला जा सकता है। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब इस हवाले के लिए वक्त देने। नाज़रीन, दीगर इशूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, एप्स्टीन फाइल्स की मजीद दस्तावेजात महज माजी के जराइम की फाइलें नहीं हैं, बल्कि उन्होंने ताकत, रसूख और आलमी अशराफिया के एहतसाब पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन और साबिक वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन ने कांग्रेस की तहकीकाती कमेटी के सामने अलग अलग पेश होने पर आमादगी जाहिर कर दी है। कमेटी के मुताबिक दोनों के बयानात हलफ के तहत कलमबंद और रिकॉर्ड किए जाएंगे, जिसे शफाफियत और जवाबदही के तनाजुर में एक अहम कदम करार दिया जा रहा है। इससे कबल दोनों शख्सियात ने इन तहकीकात को सियासी और जानिबदाराना करार देते हुए पेश होने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उनके खिलाफ तौहीन कांग्रेस की कार्रवाई का इम्कान पैदा हो चुका था। एप्स्टीन फाइल्स का यह नया बाब अमरीकी महकमा इंसाफ की जानिब से लाखों दस्तावेजात, तस्वीर और वीडियोज के इजरा के बाद खुला है। इन फाइल्स में जेफरी एप्स्टीन के रवाबित, ईमेल्स और जेल में गुजारे गए वक्त की तफसीलात शामिल हैं।
साथ ही उसकी मौत से मुतल्लिक रिपोर्ट्स भी दोबारा बहस का हिस्सा बन चुकी हैं। अगरचे सरकारी मौकिफ के मुताबिक एप्स्टीन की मौत खुदकुशी थी, मगर हालिया इंकशाफात ने शुबहात को मजीद गहरा किया है। यह मामला अब सिर्फ अमेरिका तक महदूद नहीं रहा। जारी दस्तावेजात में एक ईमेल के जरिए इंडियन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का जिक्र सामने आने के बाद भारत की सियासत में भी हलचल मच चुकी है। एप्स्टीन ने 2017 की एक ईमेल में लिखा कि मोदी ने उनके मशवरे पर इजराइल का दौरा किया, रक्स किया और गीत गाए, जिससे अमरीकी सदर के मफादात को फायदा पहुंचा। भारतीय वजारत खारजा ने उन इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा कि मोदी और एप्स्टीन के दरमियान किसी मुलाकात का कोई सबूत मौजूद नहीं। एप्स्टीन फाइल्स में दुनिया की दीगर बाअसर शख्सियात के नाम भी मौजूद हैं, जिनके मुताबिक एलन मस्क और एप्स्टीन के दरमियान ईमेल्स का तबादला हुआ, लेकिन किसी जुर्म का सबूत नहीं मिला और मस्क ने खुद कहा कि उन्होंने कभी एप्स्टीन के जजीरे का दौरा नहीं किया। बिल गेट्स के हवाले से सामने आने वाले दावों को भी उनके तर्जुमान ने झूठ और इंतकामी प्रोपेगेंडा करार दिया। बरतानवी शाही खानदान के रुकन साबिक शहजादा एंड्रयू को एक बार फिर फाइल्स में मौजूद ईमेल्स और तस्वीर के बायस सवालात का सामना है। अगरचे इन दस्तावेजात में बराह रास्त किसी जुर्म का सबूत नहीं, मगर ये उन दावों को जरूर कमजोर करती हैं कि उन्होंने एप्स्टीन से तमाम रवाबित बहुत पहले ही खत्म कर दिए थे। इन तमाम इंकशाफात के बीच असल सवाल यह है कि एप्स्टीन फाइल्स का इजरा वाकई इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने की कोशिश है या फिर यह ताकत के मराकिज के दरमियान एक नई सियासी बिसात बिछाने का जरिया बन रहा है। बिल क्लिंटन और हिलरी क्लिंटन की गवाही, मोदी के हवाले से शर्मनाक इंकशाफात और आलमी अशराफिया के नामों का बार बार सामने आना इस तासुर को तकवीयत देता है कि मामला सिर्फ जिनसी जराइम तक महदूद नहीं, बल्कि इसने इस पूरे निजाम पर भी सवाल खड़ा कर दिया है जो बरसों तक ऐसे किरदारों को तहफ्फुज देता रहा। एप्स्टीन तो मर चुका, मगर उसकी फाइलें जिंदा है और ये फाइलें बता रही हैं कि असल आजमाइश किसी एक फर्द की नहीं, बल्कि उस ताकत के ढांचे की है जो खुद को कानून से बालातर समझता है। में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है न्यूक्लियर फिजिस्ट हैं, माहिर तज्जियाकार हैं, बैनुल अक़वामी उमूर के ऊपर गहरी नजर रखते हैं, डॉक्टर परवेज हूद भाई। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, क्या एप्स्टीन फाइल्स की जो मजीद दस्तावेजात हैं, इनका जो इजरा हुआ है, ये वाकई माजी के जराइम की शफाफ तहकीकात का हिस्सा है या फिर आप ये समझते हैं कि आलमी ताकतों के दरमियान अब सियासी असर और रसूख के नए खेल का आगाज हो चुका है? मेरा ख्याल है कि जो दस्तावेजात मंजर-ए-आम पे लाई गई हैं, ये एक बहुत छोटा हिस्सा है कुल का, और इनमें से भी बहुतों में जो हक़ाइक़ हैं वो हज़फ किए गए हैं, उन पर काली स्याही लगाई गई है या डिजिटली जो कर दिया जाता है। इसमें और बहुत कुछ मवाद है और वो निकलता चला आएगा, लेकिन एक बात वाज़ेह है कि इसमें जो बड़ी शख्सियात मुलविस हैं और जो एप्स्टाइन के साथ जुड़ी हुई थी, उनका पोल खुलता चला जा रहा है। डॉक्टर साहब, डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि इन दस्तावेजात के इजरा के बाद तो मैं बाकायदा तौर पे बरी हो चुका हूँ। ये तो बाकायदा मोहरे तस्दीक सब्त की गई है महकमा इंसाफ की तरफ से। उन्होंने कहा मैंने तो नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे जितना कुछ बताया गया है ये तो मेरे लिए बरी होने वाला मकाम है। तो उनकी ये स्टेटमेंट किस हद तक जायज है? हाँ, देखिए, ये लोग बड़े चालाक हैं। ये ट्रंप और जो सारे उस हल्के के लोग हैं, इसमें इलॉन मस्क भी शामिल था, इसमें प्रिंस हैरी भी था और बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात, शायद बिल क्लिंटन भी इसमें हो, उसका बयान बस अब आने वाला है। लेकिन इसमें कभी कोई खुलकर बात नहीं की जाती है। ये नहीं की जाती कि मुझे इतने $बिलियन दो या $मिलियन दो, ऐसा नहीं होता। और ये भी नहीं होता, हालांकि ये लड़कियों का कारोबार था पूरा, लेकिन वो बात भी खुलकर नहीं होती है। वो इशारों में बात होती है कि आज मैं अकेला हूं, या ऐसे होगा कि अच्छा फला शख्स, वो कोई बड़ा बैंकर है, उससे आपकी मुलाकात हुई तो कैसी रही। और ये हल्के हल्के इशारों से एप्स्टाइन इन लोगों को जमा करता था। लिहाजा इस पर उंगली उठाना, ये कि ट्रंप मुजरिम है या बरियज़बान करार दिया जा सकता है, ये कोई आसान काम नहीं है। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि कुछ 15 साल तक इनके बीच में बड़े गहरे मरासिम थे और बहुत सी ईमेल्स इनके बीच में एक्सचेंज हुई हैं। लिहाजा ट्रंप जो भी कहे, उसका किरदार ऐसा है
कि कोई ये मानने के लिए नहीं तैयार है, बशमूल उसके रिपब्लिकन वोटर्स के उसका एप्स्टाइन के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन सर कुछ इंकशाफात तो ये भी मंजर-ए-आम पे आते हैं ना कि ट्रंप की तमाम सियासत के पीछे जो दिमाग है वो तो जैरेड कुशनर का है, और जैरेड कुशनर ने जिस तरीके से बहुत सारे लोगों को शेल्टर दिया और जिस तरीके से इंटरवीन किया, और बाज़ मौक़ों के ऊपर ये दबाव का शिकार रहे डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के हाथों, और फिर जो अब्राहम अकॉर्ड है उस ज़िमन के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें एप्स्टीन के थ्रू ही अब्राहम अकॉर्ड के मंजरनामे के अंदर लाई गई। इसमें कितनी सदाकत हो सकती? मेरा ख्याल है कि ये कहना कि जैरेड कुशनर ट्रंप के पीछे है, इसमें इतनी सदाकत नहीं है। ट्रंप तो हमेशा इसराइल के हाथों खेलता रहा है और आज भी खेल रहा है, और उसका इसराइल के साथ कोई इख्तलाफ नहीं है। ट्रंप बुनियादी तौर पर एक सफेद फाम नस्ल परस्त है, और उसने जो काम किए हैं वो सब उसी की तरफ इशारा करते हैं। जहां तक इसराइल का ताल्लुक है, उधर एक और बात भी है, क्योंकि इसराइल अमेरिका का पुलिस वाला है, आप समझिए थानेदार है मशरक़ वुस्ता में। और ये सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि कुशनर और नेतन्याहू की आपस में कोई दोस्ती है, कोई ताल्लुक है। ये असल में स्ट्रेटेजिक मफादात के हुसूल के लिए अमेरिका अब आगे बढ़ता चला जा रहा है पूरे मशरक़ वुस्ता में। सर आप क्या समझते हैं कि क्या एक ही शख्स होगा जिसने पूरे की पूरी ये दुनिया बसाई है, इसका निज़ाम बुना? यानी वो जब अपनी आखिरी वसीयत लिखता है तो $350 मिलियन उसके अकाउंट्स के अंदर मौजूद हैं, और फिर उसके अलावा उसकी जो जायदादें मुख्तलिफ शहरों के अंदर मौजूद हैं, जिनमें फार्म हाउसेज़ हैं, बड़े बड़े पेंट हाउसेज़ हैं, जिसे वो अपनी दोस्त के नाम करना चाहता था, अपने अकाउंटेंट के नाम $50 मिलियन, अपने वकील के नाम करना चाहता था। तो क्या वो एक ही शख्स था जिसने ये सारी दुनिया बुनी, या फिर वो शतरंज का एक सिर्फ मोहरा था और उसके पीछे जो चलाने वाले थे वो मुख्तलिफ शक्लों में आज भी मौजूद हैं, और इस जैसे मुख्तलिफ और मोहरे भी होंगे जिनके नाम सामने नहीं आए? देखिए, कोई एक फर्द कभी दुनिया की सियासत नहीं तय करता, ये इनके मुश्तरका मफादात थे। तो कोई बैंकर किसी इन्वेस्टर के साथ मिलना चाहता है, कोई AI की कंपनी है वो ये जानना चाहता है कि इन्वेस्टमेंट अब कहाँ से मिल सकती है। तो ये जो ऊपर के लोग हैं अमेरिका के समाज में, जो बहुत बड़े सरमायादार हैं, ये एप्स्टाइन के जरिए से एक दूसरे से ताल्लुक कायम करते थे। और एप्स्टाइन एक इंतहाई चालाक आदमी था, वो जानता था कि कौन सा शख्स क्या चाहता है और उस वक्त उसको क्या पेश किया जाए। तो तोहफे तहाइफ उसके किस्म किस्म के होते थे, लेकिन असल चीज उसकी है नेटवर्किंग। वो हर तरफ फैली हुई थी। और हाँ, ये मैं फिर दोहराऊंगा कि अगरचे ये बहुत ही इस मामले में फाल था, चालाक आप कह सकते हैं, लेकिन ये अमेरिका का जो तबका है, सरमायादाराना तबका है, वो एप्स्टाइन जैसे लोग चाहता है, और उनके जरिए से उनके बीच के रवाबित कायम होते हैं। सर, मैनहट्टन की जेल के अंदर उसका फांसी लगा जाना, और फिर अब आगे जितने शवाहिद मंजर आम पे आए हैं, उसके बाद आप ये समझते हैं कि उस पर भी शक व शुबे का इजहार किया जा सकता है कि मेन जेल उसके अंदर ऐसा जो अमल है वो हो जाए और किसी को उस पर शक भी ना गुजरे? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ये सारी क़यास आराइयाँ होंगी। उसके साथ जो खातून थी गिस्लेन, वो उसको तो उसने तो ये नहीं किया, लेकिन एप्स्टाइन ने किया। क्या उसके ज़मीर ने इतनी उसको मलामत की कि वो फिर अपने आप को फांसी दे गया,
इसके बारे में आप और मैं कुछ नहीं कह सकते, ये महज एक कयास आराई होगी। तो सर, जब आप कयास आराई की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर जो शवाहिद मंजर आम पे आए हैं, अब उसमें फैब्रिकेटेड चीज़ें भी मंजर आम पे आना शुरू हो गई हैं, बहुत सारी AI जनरेटेड पिक्चर्स भी सर्कुलेट कर रही हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इसमें कौन कौन फिर फायदा उठा के जो असल जुर्म हुआ है उससे तवज्जो हटाने की कोशिश करेगा? ये एक ऐसा किस्सा है जो मेरे नजदीक नहीं है, मैं मजीद इसके बारे में कुछ नहीं जानता। यहाँ मैं समझता हूँ कि बहुत लोग हैं जो बस ऐसे तमाशे देखते रहते हैं, लेकिन इसको हमें एक सही तनाजुर में देखने की जरूरत है कि ये ऐसे जराइम तो दुनिया जहां में होते हैं, पाकिस्तान में भी होते हैं, लेकिन चूंकि इसमें बहुत बड़े लोग मुलविस थे इसलिए इसका इम्पैक्ट ज्यादा है। हकीकत क्या है मैं समझता हूं कि शायद वक्त के साथ भी हमें ना पता चले। डॉक्टर साहब, मेरा एक आखिरी सवाल, अमूमी तौर पे तारीख ये बताती है कि जब अंदरूनी तौर पे सवालात ज्यादा होने लगे, प्रेशर होने लगे, मीडिया ट्रायल की बात होने लगे, आपको कांग्रेस के सामने जवाबदेही मांगी जाने लगे, तो तब तवज्जो हटाने के लिए कुछ और इकदाम उठाए जाते हैं। तो आप ये समझते हैं कि ये कोई ऐसा मामला है जिससे तवज्जो हटाने के लिए अमेरिका बैरूनी महाज पे कोई कदम उठा सकता है? नहीं, ये हमारा मामला नहीं है, ये अमेरिका का अंदरूनी मामला है। हम इसके बारे में क्यों परेशान रहे हैं, मुझे तो ये नहीं समझ में आता। यहाँ क्यों लोग हर वक्त उस तरफ देख रहे हैं? हमारे अपने कोई मामला कम गंभीर हैं? दुनिया पर जो ट्रंप कब्जा करने जा रहा है, जो ईरान पे अब हमला करेगा, ऐन मुमकिन है कि करेगा, तो वो चीजें हमारी तवज्जो तलब करती हैं। ये कि एप्स्टाइन ने खुदकुशी की या उसे मार दिया गया, मुझे उससे क्या है, हमें उससे क्या? मेरा सर सवाल यही है कि अंदरूनी तौर पे ये जो उधर केओस पैदा हुआ है, इससे तवज्जो हटाने के लिए क्या अमेरिका आने वाले दिनों में जल्दबाजी करेगा ग्रीनलैंड पे कब्जा करने की या बैरूनी महाज पे ईरान पे हमला करने की? ये असल सवाल है। और अब तो ऐसे लगता है कि हालात बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं। अभी 2 ड्रोन अमेरिका ने मार गिराए और ये हालांकि खुले समंदर में थे, कई 100 मील ईरान से दूर थे, और अमेरिका को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो किसी और के जहाज को मार गिराए, लेकिन उसने ये किया और ये वाज़े तौर पर इशारा कर रहा है कि हम अब ईरान पर बड़ी सख्ती करने वाले हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक मसला है। फिर जो यूक्रेन में अमेरिका ने उसमें यूक्रेन की मदद करने से हाथ उठा लिया है, उससे यूक्रेन की अफवाज अब पसपा होती जा रही हैं और यूरोप को ये खदशा है कि यूक्रेन शायद हार ही ना जाए ये जंग 4 साल के बाद। फिर हमने ये देखा कि वेनेजुएला में अमेरिका तो वो तवज्जो हटाने के लिए कोई ना कोई इकदाम तो करेगा अंदरूनी तौर पे। ये जो इस वक्त केओस दिखाई देता है, इसके मुतबादिल ईरान के ऊपर हमला भी हो सकता है, यूक्रेन की तरफ भी तवज्जो ज्यादा दी जा सकती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर परवेज हुद भाई इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, बलोचिस्तान में हालिया दहशतगर्द हमलों ने एक बार फिर ये वाज़े किया है कि फितनाउल हिंदुस्तान भारत की शय पर पाकिस्तान में बदअमनी पैदा करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता। इसका इजहार सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भी किया है और बलोचिस्तान में होने वाले हमलों को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की सरपरस्ती में की जाने वाली दहशतगर्द कार्रवाइयां करार देते हुए कहा कि ये हमले न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अमेरिका के मफादात के खिलाफ भी बराह रास्त इकदाम है। उन्होंने कहा कि भारत दहशतगर्दी के जरिए पाकिस्तान में अमरीकी सरमायाकारी को रोकना और मुल्क को गैर मुस्तहकम करना चाहता है। बलोचिस्तान में तशद्दुद किसी दाखिली रद्द-ए-अमल का नतीजा नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म प्रॉक्सी हिकमत अमली का हिस्सा है। खालिस्तान तहरीक के नुमाया सिख रहनुमा के इस बयान ने एक बार फिर भारतीय अज़ाइम को बेनकाब किया है। 31 जनवरी 2026 को कलअदम दहशतगर्द तंजीम बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने नाम निहाद ऑपरेशन हेरॉफ 2.0 के तहत सूबे के 12 मुख्तलिफ मकामात पर मरबूत हमले किए, जिन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए नाकाम बनाया। उन कार्रवाइयों में 197 दहशतगर्द मारे गए। इस पूरे मंजरनामे में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने गुज़श्ता रोज बलोचिस्तान में होने वाले हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए इन्हें काबिले नफरत दहशतगर्द कार्रवाइयां करार दिया है। सलामती काउंसिल के सदर जेम्स कैरियू के बयान में मुतासरीन के खानदानों से
ताज़ियत, जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश और पाकिस्तान की हुकूमत व अवाम से यकजहती का इजहार किया गया। सलामती काउंसिल के अरकान ने इस अमर के ऊपर जोर दिया कि दहशतगर्दी अपनी तमाम सूरतों में बैनुल अक़वामी अमन व सलामती के लिए संगीन खतरा है और इन हमलों की जिम्मेदारी मंसूबा साजों, माली मुआवनीन और सरपरस्तों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। साथ ही तमाम रियासतों पर जोर दिया गया कि वो बैनुल अक़वामी कानून और सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान के साथ मुकम्मल ताउन करे। दाखिली सतह पर भी रद्द-ए-अमल सख्त रहा। कौमी असम्बली ने बलोचिस्तान में हालिया हमलों के खिलाफ मुत्तफ़िका मज़म्मती करारदाद मंजूर की, जिसमें शहरियों को निशाना बनाने और खवातीन को बतौर हथियार इस्तेमाल करने को घिनौना और गैर इंसानी हरबा करार दिया गया। करारदाद में दहशतगर्दों के बैरूनी सरपरस्त, बिलखुसूस भारत के किरदार और बाज़ हमसाया ममालिक में दहशतगर्दों गिरोहों के लिए मौजूद लॉजिस्टिक और माली नेटवर्क्स की निशानदही भी की गई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बलूचिस्तान में बदअमनी को सिर्फ सिक्योरिटी या हुकूक का मसला करार देने की बजाय इसे बड़े पैमाने पर मुजरिमाना मईशत से जोड़ा। उनके मुताबिक तेल और दीगर अशिया की स्मगलिंग से दहशतगर्द गिरोह रोजाना अरबों रुपए कमाते हैं और जब उनके खिलाफ घेरा तंग किया जाता है तो वो रियासत के खिलाफ दहशतगर्दी करने लगते हैं। उनका कहना था दहशतगर्दी को अफगानिस्तान से हवा दी जा रही है, क़यादत वहां मौजूद है जिसे भारत की सरपरस्ती हासिल है। इन तमाम बयानात और आलमी रद्द-ए-अमल के बीच ये सवाल एक बार फिर पूरी शिद्दत से उभरा है कि बलोचिस्तान में जारी तशद्दुद महज एक दाखिली शोरिश है या फिर खित्ते में ताकत के तवाजुन, मुआशी मफादात और जुग्राफियाई सियासत की एक और खूनी किस्त, जिसकी कीमत एक बार फिर आम शहरी और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान कर रहे हैं। इसी मंजरनामे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा MP हैं बलोचिस्तान असेंबली की मीना मजीद साहिबा। मीना मजीद साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और हमें सिख रहनुमा जो सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा है गुरपतवंत सिंह पन्नू साहब, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। सरदार जी, सत श्री अकाल, वेलकम करते हैं आपको प्रोग्राम में। सरदार जी, आपकी तरफ सबसे पहले आऊँगा। आपने बात की कि पाकिस्तान को डिसरप्ट करने के लिए भारत की तरफ से प्रॉक्सीज में इन्वेस्ट किया जा रहा है और पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर एक दहशतगर्द स्टेट या दहशतगर्दों का मुकाबला करने वाली स्टेट के तौर पे काम कर रहा है भारत। भारत के जो अज़ाइम हैं वो क्या है, किस वजह से वो अपनी ये बेचैनी पाकिस्तान के ऊपर निकालना चाहता है, पीछे की वजह क्या है? सब तो पहला पाकिस्तान दे अवाम, सरकार ते फौज नूं वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। देखो, जेड़ा हिंदुस्तान है मोदी दे हेठ, वो पाकिस्तान तो टुकड़े करना चाहता। जिवें 1971 दे विच उन्हां ने बांग्लादेश तोड़िया सी, नरेंद्र मोदी ने लाल किले ते खलो के ये वाली गल खुले आम कही सी कि वो बलोचिस्तान नूं तोड़नगे ते पाकिस्तान नूं एक होर हिस्से च वंडणगे। ये आपां नूं समझना पैना है। जे आपां इस गल दे उत्ते अखां बंद करके पाकिस्तान दी फौज, अवाम ते सरकार बैठेगी ते पाकिस्तान दी होंद नूं खतरा होएगा। वो अपने मकसद ते पक्के है कि अतवाद राही, हिंदू अतवाद राही बलोचिस्तान दे विच जिहड़ी बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी है BLA, ਉਹ इंडिया दी राज एजेंसी चला रही है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਤੇ ਬਲੋਚ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਹੱਥ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ, ਜੇ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। और उस दे लई मैं अगे भी बेनती कर चुका, जदों हिंदुस्तान ने पाकिस्तान ते हमला कीता सी कि तुहानू भारती कब्जे वाला पंजाब आजाद करवाउणा पैना है। तुहानू खालिस्तान लिबरेशन आर्मी बना के हिंदुस्तान दे कब्जे वाला पंजाब आजाद करवा के खालिस्तान बनवाउणा पैना है। तां ही पाकिस्तान दी होंद बच सकदी है, तां ही बलोचिस्तान दे विच जिहड़ा हिंदुस्तानी हिंदुत्व अतवाद है वो मुक सकदा है। अब सरदार जी, आप ये देखें कि जो लोग वहाँ पे ट्रेनिंग हासिल करके आते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ इकदाम उठाते हैं, वो तो इंसानियत से यारी लोग हैं जो अपने ही लोगों को मारने के दर पे हैं। उनकी ट्रेनिंग के हवाले से देखा जाए तो वो अफगानिस्तान में कहीं हो रही है, कहीं बताया जाता है ईरान के कैंप्स के अंदर हो रही हैं और वो ट्रेनिंग करवाने वाले लोग जो हैं वो भारतीय निकलते हैं। तो ये कैंप्स इनके कहाँ कहाँ मौजूद हैं और वहाँ पे सरमायाकारी किस तरीके से की जाती? देखो, ईरान च हैगे कि नहीं हैगे ये नहीं सानू पता,
ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਪਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਹੈ, ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਡ ਹੈ, ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਤੇ ਉਸੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਨਾ ਵੱਢਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਦੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹ ਹੱਥ ਵੱਢ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਡਿਫੈਂਸਿਵਲੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਮ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ। बलोचिस्तान वाल बाद च जाएगी, पहला पंजाब ਨੂੰ बचाने की कोशिश करेगी, फिर अगे जाएगी। ठीक, मैं सरदार जी आपकी तरफ आता हूँ। मीना मजीद साहिबा हमारे साथ मौजूद है। मीना मजीद साहिबा, इस वक्त जो बलूचिस्तान के अंदर हुआ, यानी काउंटर जो अटैक किया गया या डिफेंस किया गया, उसमें 197 दहशतगर्द मारे गए। अब उसमें अफगानी भी मौजूद थे, उसमें BLA के लोग भी मौजूद थे। अब वो लोग जिन्होंने एक नैरेटिव बनाया हुआ था कि नहीं, इसमें जो निशाना बनाया जाता है वो उन लोगों को बनाया जाता है जो बलोची नहीं है, यहाँ पे मसल की बुनियाद के ऊपर भी बनाया जाता है, यहाँ पे सूबे की बुनियाद के ऊपर भी बनाया जाता है। लेकिन अब जो टारगेट्स किया गया वो तो बलोच लोग थे जिनको टारगेट किया गया। तो उनका नैरेटिव, वो जो बरसों से चल रहा था, वो इस मौजूदा अटैक सिचुएशन में किस हद तक नाकाम रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि बलूचिस्तान में जिस तरह ये वाकयात हुए, जिसमें आपने खुद बताया, फिगर्स बताए कि किस तरह दहशतगर्दों को हलाक किया गया, बड़ी तादाद में हलाक किया गया। अगर आप पिछले दहशतगर्दी किस तरह के वाकयात देखें तो इस दहशतगर्दी की वाकये में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारे, हुकूमत बलूचिस्तान ने बर वक्त कार्रवाई करके दहशतगर्दों की जो दहशतगर्दी है इसको नाकाम बनाया, वो नाकाम हुए। दूसरा ये कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि यही नैरेटिव हम सुनते आ रहे हैं बचपन से अब तक। बलोच, बलूचियत, कौम परस्ती, महरूमियां, ये तमाम तर चीजें, लेकिन ये शुरुआत से लेकर अब तक सिर्फ एक प्रोपेगेंडा रहा है, झूठ रहा है, झूठा बयानिया रहा है, जिससे बलोच नौजवान को जो है वो जज्बाती तौर पर अपनी तरफ करने की कोशिश की या वो हिमायत हासिल करने की कोशिश की बलूचिस्तान में। अब जब उनको ये नजर आया कि ये जो उनका नैरेटिव है वो दम तोड़ रही है बलोच अवाम को, बलूचिस्तान के लोगों को समझ आ रही है ये कोई बलूचिस्तान की जंग नहीं है, कोई तरक्की की जंग नहीं है, कोई बलूचिस्तान के नौजवानों की बेहतर मुस्तकबिल की नहीं है, बल्कि ये दुश्मन के इमा पर लड़ी जा रही है और दुश्मन के मकासद हैं कि पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम और थ्रू बलूचिस्तान को हासिल करना चाहते हैं। अब आम आवाम को ये बात समझ आ गई है, अब खुल के वो कहते हैं बिल्ली तेले से बाहर आ गई है। अब वो तमाम तर नैरेटिव जब उनको ये समझ आ गई और ये अंदाजा हुआ कि बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं बलूचिस्तान में अब इस नैरेटिव को फरोख्त करने में, तो अब खुल के मैदान में इस तरह आए हैं। देखिए, इस पूरे वाकये में आपने ये देखा कि जो बहुत अफसोसनाक था वो है खवातीन को इस्तेमाल करना। अच्छा, आपकी ऑफिसर्स को अगवा करके ले जाना, उन ऑफिसर्स में एक खातून भी थी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक रखती हो, उनको भी अगवा किया गया। इससे पहले 2 दिन पहले मैं तुर्बत में मौजूद थी, जो मेरा हल्का है तो मान तोप नासराबाद ये एरिया है, मैं चूंकि मान से हूँ। तो 2 दिन पहले, इस वाकये के 2 दिन पहले खातून को अगवा किया गया था, नासराबाद से खातून को अगवा किया BLA ने
दहशतगर्द तंजीम ने, उसके जो हस्बैंड है वो मीडिया पे आके बयान दे रहे थे और बता रहे थे किस तरह उनकी जो वाइफ है उनको अगवा किया गया। तो ये तमाम तर वो मकरून के वो चेहरे हैं, अज़ाइम हैं जो हम कई सालों से कहते आ रहे हैं। आपने सुना होगा हर फोरम पे हम कहते हैं कि ये जो है ये कोई बलूचिस्तान की दिफा या बलूचिस्तान की तरक्की या बलूचिस्तान की खुशहाली नहीं चाहते, ये दुश्मन के एजेंडे पे गामजन है। तो ये साबित कर रहे हैं, तमाम तर चीजें साबित कर रहे हैं और इसी कम अरसे में ये साबित कर रहे हैं कि बिल्कुल हम सही थे, हम बरहक थे और उनके जो झूठे चेहरे थे और जो मकरू झूठे चेहरे थे, निकाब ओढ़ रखे थे, अब वो निकाब जो है वो नीचे जा रहे हैं, तो असल चेहरा जो है वो नीचे से सामने आ रहा है। सरदार जी, अगर भारतीय पॉलिसी देखें या उसकी विफाकी सियासत देखें तो उसमें योगी आदित्यनाथ का नाम बहुत मंजर-ए-आम पे आता है कि मोदी को लीड करने वाले वो हैं, उनको बताने वाले वो हैं और वहां पे हिंदुइज्म की बजाय हिंदुत्व को परवान चढ़ाने वाले वो हैं। अगर यही पॉलिसी जो हिंदुत्व को लेके वहां पे चल रही है और अकलियतों को जिस तरीके से वहां पे सामना करना पड़ रहा है और अपने हमसाया ममालिक में डिस्ट्रप्शन करने की पॉलिसी चलती रही, तो मुस्तकबिल करीब में भारत जो है उसको बैनुल-अक़वामी सतह पे क्या कुछ भुगतना पड़ सकता है? देखो, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਦਸੀਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੈਂਕੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਕਦੋਂ ਵੱਢਣੇ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਅੱਤਵਾਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਯੂਕੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਕੱਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕਰੋ। पंजाब ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾओ। बलूचिस्तान ਤੇ पाकिस्तान ਦੀ होंद हमेशा कायम रहेगी। ठीक, सरदार जी आपका मौक़िफ़ आया। मीना मजीद साहिबा, इस वक्त आप क्या समझती हैं कि सूबाई सतह पे हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस, आज अगर देखा जाए तो आर्मी चीफ ने भी कोयटा का दौरा किया है और वहाँ के जो अरूजी हालात हैं, सिक्योरिटी हालात हैं, उनको जांचने की कोशिश की है। हुकूमत के इक़दामात क्या हैं और क्या वजह है कि बलूचिस्तान में ये दहशतगर्दी का गिराफ नीचे आ चुका था और लेकिन एक तरफ से सुनने में ये आता है कि विड्रॉल हो रहा है ईरान से, जो उनकी वहाँ पे बंदरगाह थी वहाँ से ये पीछे हट रहे हैं, चाबहार से विड्रॉल कर रहे हैं और दूसरी तरफ बलूचिस्तान के अंदर अटैक्स शुरू हो जाते हैं उस वक्त में कि जब बॉर्डर के ऊपर सिक्योरिटी मजीद टाइट की जाती है और वहाँ पे जो स्मगलिंग हो रही है उसको रोका जाता है। इसके असल मुहर्रिकात अब तक सामने क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हुकूमत बलूचिस्तान की आपने इक़दामात की बात की तो आप खुद इस बात से अंदाजा लगाएं कि जितने भी दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, सबसे क्विक रिस्पांस और जो सबसे बड़ी जो कामयाबी हमें हासिल हुई, जाहिर सी बात है हुकूमत के इसमें इक़दामात थे, हुकूमत की पॉलिसी थी और उसी पॉलिसी पे गामजन होते हुए दहशतगर्दी को जो है वो नाकाम बनाया गया और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि मजीद बेहतरी आएगी, अमन कायम होगा। इस बात में कोई शक नहीं है। जो हमारा दुश्मन मुल्क है वो हमेशा से जो है वो बलूचिस्तान पाकिस्तान की हालात को खराब करके अपने अज़ाइम चाहता है। इंटरनेशनल इसमें गेम्स हैं, हमारे हमसाया ममालिक भी इस तरह के जो है वो जो हमसाया ममालिक को करना चाहिए, जो दुनिया में होता है वो हम नहीं देखते उनकी तरफ से। जाहिर सी बात है सपोर्ट है। आपने एक वीडियो भी देखा होगा जिसमें एक मोहतरम साइकिल पे सवार होकर नौजवानों को वर्गलाने की कोशिश करते हैं कि रोड तोड़ो, ये करो, बिल्डिंग्स तोड़ो, सरकारी कोई अमलाक ना छोड़ो, जो है इंतशार फैलाओ और
वो कहाँ पे बैठ के ये वीडियो बना रहे। तो कहने का मकसद ये है कि हुकूमत बलूचिस्तान को, हुकूमत पाकिस्तान को, हम साहब जो हमारी जितनी भी बॉर्डर्स हैं उन पे भी जो है वो मैं समझती हूँ कि भी ज़रूरत है, हमें बहुत ख़ास अटेंशन की ज़रूरत है। और दूसरा ये कि इन मुल्कों के साथ भी हमें बेहतरीन ताल्लुकात की ज़रूरत है और उनको सफारती तौर पर हमें उनके साथ ये डिस्कशन करना होगा कि अब बहुत हो गया, बलूचिस्तान मुतामिल नहीं हो सकता इस दहशतगर्दी का, पाकिस्तान ये तमाम वो खित्ते के ममालिक जिनका असर और रसूख मौजूद है, भारत के साथ ताल्लुकात भी हैं, वो उसके ऊपर प्रेशर डालें, डोजियर बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर फराहम किया जाए, जिसके अंदर शवाहिद मौजूद हों कि किस तरीके से अनारकी फैलाई जा रही है, किस तरीके से दहशतगर्दी को परवान चढ़ाया जा रहा है और उसकी कमीन गाहें जो हैं वो जहां पर मौजूद है उनकी सहूलतकारी भारत कर रहा है और किस तरीके से कर रहा है। बहुत शुक्रिया मीना मजीद साहिबा, सिंह पन्नू साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।